थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने चुस्त पहन रखा था और फिर वो तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकला और फ्लैट की सीढ़ियां उतरता चला गया। सवादों के चेहरे पर मायूसी के आसार तारी थे। उसकी आंखों में अलबत्ता वहशत की झलकियां थीं। वो कमरे के बेड पर बेबस पड़ा हुआ था। उसकी दोनों टांगें प्लस्तर में जकड़ी हुई थीं। मैं इस हबशी को पीस कर रख दूंगा, मैं उसके टुकड़े उड़ा दूंगा, काश मेरी दोनों टांगें जल्दी ठीक हो जाएं, सवादों ने बड़बड़ाते हुए कहा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें, बिस्तर के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए नौजवान ने कहा। ट्रैगर, तुम जल्दी की बात कर रहे हो, मेरा दिल चाह रहा है कि एक लम्हा भी मजीद ना गुजरे और मैं इस हबशी की गर्दन तोड़ दूं, सवादों ने नौजवान की तरफ मुहातिब होते हुए कहा। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह जानता हूँ। आप जैसे आदमी के लिए ये शिकस्त भी वाकई नाकाबिले फरामोश है। मादाम भी कह रही थी कि सवादों को मजीद अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रैगा ने कहा। हाँ, इसी बात का तो मुझे दुख है कि मुझे मादाम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बस इत्तेफाक है कि मैं मार खा गया और तुम देखना कि मैं ठीक होते ही मादाम पर यह साबित कर दूंगा कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। मैं इस हबशी का सर मादाम को तोहफे में पेश करूंगा, फिर मादाम को पता चलेगा कि सवालों क्या है, सवालों ने गसीले लहजे में कहा। लेकिन आपको मालूम है कि वो हबशी कहाँ है, आप उसे कहाँ तलाश करेंगे, ट्रैगा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं उसे तलाश करूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया का चक्कर क्यों ना लगाना पड़े, चाहे मुझे ज़मीन की आखिरी तह को क्यों ना खंगालना पड़े, मैं तो उसे तलाश करूंगा। बस किसी तरह एक बार मैं ठीक हो जाऊं, सवादों ने बड़े बाएतमाद लहजे में बात करते हुए कहा। सवादों में तुम्हारी बहादुरी और दलेरी की बिना पर तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ। तुम्हें मालूम है कि मादाम टेलर हाइबर्ट के साथ चली गई है। अब इस कोठी में हम दोनों और 4 दीगर साथी बाकी रह गए हैं। मादाम का मिशन मुकम्मल हो चुका है। अगर तुम ठीक होते तो हम भी चले जाते। अब हम सिर्फ तुम्हारी वजह से रुके हुए हैं और बिल्कुल फारिग हैं। तुम्हें ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। इसीलिए अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी खातिर इतना कर सकता हूँ कि खुद इस हबशी को तलाश करूँ, ताकि जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें फौरी तौर पर इंतकाम लेने का मौका मिल सके, ट्रैगा ने कहा। और ट्रैगा, मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई मेरी वजह से तुम सबको तकलीफ हो रही है, मैं इसके लिए तुम सबका ममनून रहूँगा। वैसे अगर तुम ये काम कर डालो तो हम सबको आसानी होगी। मैं ठीक होते ही इस हबशी का सर उतार दूंगा और फिर हम फौरन ही यहाँ से चल निकलेंगे। सवादों ने ट्रैगा का हाथ पकड़कर उसे ममनूनाना अंदाज में दबाते हुए कहा। ओके, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे ठीक होने तक मैं उस हबशी को तलाश कर लूंगा, बल्कि अगर मुझसे हो सका तो मैं उसे अगवा करके यहाँ ले आऊंगा ताकि तुम आसानी से अपना इंतकाम ले सको, ट्रैगा ने जवाब दिया। वेरी गुड, लेकिन एहतियात से काम करना, वो हबशी बेहद खतरनाक आदमी है, ऐसा न हो कि तुम उसके हाथों मारे जाओ, सवादों ने कहा। ओ तुम फिक्र ना करो सवादों, मैं मादाम का नंबर 2 हूँ, मैं ऐसे कामों में माहिर हूँ, ट्रैगा ने जवाब दिया और फिर वो उठकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। और सवादो एक बार फिर इन्हीं ख्यालात में डूब गया कि किस तरह वो जवाना से भरपूर इंतकाम ले सकता है। इधर ट्रैगा सवादो के कमरे से बाहर निकलता ही सीधे अपने मखसूस कमरे में आया। चंद लम्हे बैठा वो सोचता रहा, फिर वो एक फैसले तक पहुंच गया और दूसरे लम्हे वो उठा और फिर अपने साथियों को होशियार कहने का रहकर वो पोस्ट में खड़ी कार की तरफ बढ़ा। और चंद लम्हों बाद उसकी कार कोठी के फाटक से निकलकर शहर की सड़कों पर दौड़ती चली गई। इमरान ने कार अल रजा कॉलोनी के चौक पर रोकी और खुद पैदल मकानों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। ये सी ब्लॉक था और फिर चंद लम्हों बाद वो मकान नंबर 1155 के सामने पहुंच गया। मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे खेलने में मसरूफ थे। दरवाजे पर टाट का पर्दा लटका हुआ था, उससे जाहिर होता था कि अंदर औरतें मौजूद हैं। इमरान को इस गली में देखकर गली में खेलते हुए बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। गली में चारपाइयां बिछाए बैठे बूढ़े मर्द और औरतें भी गर्दन उठा उठा कर उसे देख रहे थे। इमरान ने मकान नंबर 1155 के सामने रुककर उसके दरवाजे को थपथपाया। अब्बू घर पर हैं, मकान के सामने खेलने वाले बच्चों ने इमरान को दस्तक देते देखकर तोतली जुबान में कहा। अच्छा, फिर अब्बू को बाहर बुला लाओ, इमरान ने भी तोतली जुबान में कहा और बच्चे उछलते कूदते अंदर दाखिल हो गए। उनकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब्बू अब्बू, बाहर आदमी खला है, आओ। बच्चे ने अंदर तोतली जुबान में शोर मचा दिया। अच्छा, तुम्हारी तरह तोतला है वो भी, अंदर से एक हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर पर्दा हटाकर एक 30-35 साला नौजवान बाहर आ गया। उसने पाजामा और बुनियान पहनी हुई थी। आपका नाम जाबर अली है? इमरान ने उसे सर से पैर तक देखते हुए पूछा। लहजा स्पाट था। जी हाँ, क्यों? जाबर अली ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमायां थे। या तो आप लिबास बदल कर मेरे साथ आइए या फिर आपकी बैठक हो तो वहीं बैठकर बात कर लेते हैं। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस से आया हूँ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। और सेंट्रल इंटेलिजेंस के अल्फाज सुनते ही जाबर अली का चेहरा धुआं धुआं हो गया।
मम मगर जाबर अली ने थूक निगलने की कोशिश करते हुए कहा। उसका रंग यकलहर जर्द पड़ गया था। घबराए नहीं, आपसे सिर्फ चंद बातें दरियाफ्त करनी हैं। इमरान ने उसकी हालत देखते हुए उसे तसल्ली दी। जी बेहतर ठहरिए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, जाबर अली ने इस बार कदरे मुतमईन लहजे में कहा और फिर वो अंदर गायब हो गया। चंद लम्हों बाद साथ वाला दरवाज़ा खोला और जाबर अली ने इमरान को अंदर बुला लिया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक सस्ता सा सोफ़ा और एक सेंट्रल टेबल पड़ी हुई थी। टेबल पर कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर मुख्तलिफ रंगों के फूल चढ़े हुए थे। कार्नस पर जाबर अली की जवानी का एक फ़ोटो रखा हुआ था जिसमें वो किसी फिल्म का हीरो दिखाई देने की सख्त कोशिश में मसरूफ़ था। आप क्या पियेंगे? जाबर अली ने पूछा। आप दरवाज़ा बंद कर दें और फिर मेरे सामने बैठ जाएं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इमरान ने इस बार सख्त लहजे में कहा और जाबर अली किसी मामूल की तरह चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर उसने दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा दी और खुद वापस आकर सामने रखी हुई प्लास्टिक से बुनी हुई कुर्सी पर बैठ गया। इमरान ने महसूस किया कि अंदर वाले दरवाजे के साथ कोई खड़ा है। वो समझ गया कि जाबर अली की बेगम शायद सुनगुन लेने के लिए आ खड़ी हुई है। देखिए मिस्टर जाबर, मेरे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है, और ना सिर्फ मेरे पास बल्कि पूरे मुल्क के पास। आपसे जो पूछा जाए ठीक ठीक बता दीजिए, इसमें आपका भला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी वजह से आप अपने पैरों पर बैठे हुए हैं, वरना मुल्क दुश्मन लोगों के लिए हमारे दिलों में कोई नरम गोशा नहीं होता। इमरान का लहजा बेपनाह तलख हो गया। मम मैं मुल्क दुश्मन, आपको गलत फहमी हुई है जनाब, जाबर अली ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। आपने मिस्टर एंड मिसेस माइकल को मुल्क से फरार करने के लिए कितनी रकम हासिल की है? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मम मिस्टर एंड मिसेस माइकल, मैंने रकम नहीं, मैं तो जाबर अली पर हकलाहट का दौरा पड़ गया। उन्हें जानता भी नहीं, यही कहना चाहते हैं। देखिए ये दोनों बैनुल-अक़वामी मुजरिम थे जो हमारे मुल्क का एक अहम तरीन राज लेकर फरार हो रहे थे। आपके घर की सूरत हाल देखते हुए मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि आप दानिस्ता या फिर फौरी लालच के तहत उनके आलाकार बन गए हैं। वैसे हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि आपने उनके तमाम कागजात तैयार कराए, उनकी टिकटें खरीदी और उन्हें जहाज़ तक छोड़ कर आए हैं। इसलिए इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। जो कुछ आप जानते हैं साफ साफ बता दीजिए। हमें आपको इनाम में मिली हुई रकम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मालूमात चाहिए, और ये सिर्फ आपके लिए रियायत है। वरना अगर आपके मासूम बच्चे मुझे नज़र ना आते तो इस वक्त आपकी दोनों टांगें टूट चुकी होती, एक आंख से आप महरूम हो चुके होते और आपका आधा गला कट चुका होता। हम मालूमात हासिल करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ कि आप अपने बच्चों पर, इन मुहतरमा पर जो दरवाजे के साथ लगी हुई खड़ी हमारी बातें सुन रही हैं, रहम खाते हुए सब कुछ बता दें। इमरान ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। जज जनाब, मेरा कोई कसूर नहीं है, ना ही मैं मिस्टर एंड मिसेस माइकल को जानता हूँ, ना ही मैंने उन्हें पहले देखा था। मेरी ड्यूटी ऑफ होने वाली थी कि मगरबी जर्मनी जाने वाली परवाज़ के 2 मुसाफिरों ने मुझे इत्तला दी कि उनकी सीटें कैंसिल कर दी जाएं। ऐसा चूंकि अक्सर होता रहता है, इसीलिए मैंने मुतलका शोबे को इत्तला कर दी। उसी लम्हे एक औरत का फ़ोन आया। उसका लहजा गैर मुल्की था। उसने पूछा कि उन्हें बहुत एमरजेंसी है। अगर मगरबी जर्मनी जाने वाले जहाज़ में उन्हें 2 सीटें मिल जाएं तो वो मुझे $100 इनाम देंगी। आप जानते हैं $100 मेरी जैसे थोड़ी तनख्वाह के लिए बहुत बड़ा लालच है, और फिर 2 सीटें मौजूद भी थीं और ये कोई गैर कानूनी काम भी नहीं था, इसीलिए मैंने फ़ौरन ही हामी भरी। उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस माइकल के नाम पर बुकिंग के लिए कहा। परवाज़ चूंकि 1 घंटे बाद जानी थी, इसीलिए मैंने फ़ौरन ही एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके दुश्मन उन्हें रोकना चाहते हैं, इसीलिए अगर मैं कोई ऐसा बंदोबस्त कर दूं कि वो किसी की नज़रों में आए बगैर जहाज़ तक पहुंच जाए तो वो मुझे $100 इनाम देंगे, जिस पर मैंने उन्हें गेटवे नंबर 3 पर आने के लिए कहा। और फिर मैंने अपने एक दोस्त से रकम मांगी, उनके नाम पर 2 टिकटें खरीदी और गेट नंबर 3 पर पहुंच गया। वो दोनों टैक्सी पर वहां आए। मैंने उन्हें एक तरफ बिठाया उनके पासपोर्ट और वीज़े के लिए, और फिर मैंने खुद ही उन पर मोहरें लगवाईं। वो पासपोर्ट और वीज़े बिल्कुल दुरुस्त और कानूनी थे। फिर जब परवाज़ जाने लगी तो मैं उन्हें पायलट वे से लेकर जहाज़ पर छोड़ आया। उन्होंने तो टिकटों की रकम के अलावा $500 इनाम दिए। क्योंकि काम बिल्कुल कानूनी था, इसीलिए जनाब मैंने ऐसा किया। अगर मुझे ज़रा सा शुबा भी हो जाता है कि वो मुजरिम हैं या हमारे मुल्क के दुश्मन हैं तो मैं लाखों डॉलर के बदले में भी उन्हें मुँह न लगाता। जनाब है ये असल कहानी, अब आप जो चाहें मुझे सज़ा दें, जाबर अली ने कहा। इन दोनों के हुलिये बताओ, इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में पूछा। जनाब, औरत अधेड़ उम्र की थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो भरपूर जवान हो। मर्द अलबत्ता दरमियानी उम्र का था, बड़ा स्मार्ट और सडबल जिस्म वाला। जाबर अली ने हुलिया बताने के साथ साथ ये निशानियां भी बता दी और इमरान समझ गया कि ये दोनों मादाम टेलर और हाई बर्थ थे। वो टैक्सी पर आए थे। उस टैक्सी का नंबर याद है? इमरान ने पूछा। जज, जी हाँ, बस अचानक ही मेरी नज़र पड़ गई जनाब, अजीब सा नंबर था इसीलिए याद रह गया, MBT 786। जाबर अली ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा।
आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन आपने उन्हें खुफिया रास्ते से ले जाकर जहाज़ पर सवार कर दिया, लेकिन ये सब कुछ चूँकि आपने लालच में किया है, इसलिए आपको माफ़ किया जा सकता है, वरना इसी जुर्म में आपको गोली मारी जा सकती थी। इमरान ने तलख लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। आपकी मेहरबानी जनाब, बस जनाब गलती हो गई, आइंदा मेरी तौबा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, जाबिर अली ने आजिज़ाना लहजे में कहा। और नए एयरपोर्ट मैनेजर या कोई दूसरा शख्स इस सिलसिले में आपसे बातचीत करे तो उन्हें रकम के मुतालिक बिल्कुल ना बताएं, वरना आप पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। आप इस रकम से अपनी बीवी और बच्चों के लिए कोई अच्छा सा सामान खरीद लें, खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा। और फिर तेज़ी से आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। आप जा रहे हैं? इमरान के बाहर निकलते ही एक बच्चे ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम खेलो, इमरान ने उसके गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा। और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता गली से बाहर निकलता चला गया। अब ये बात कन्फर्म हो गई थी कि मादाम टेलर और हाइबर्ट फार्मूले समेत निकल चुके हैं। मगर वो मगरबी जर्मनी क्यों गए थे? हालांकि मादाम टेलर और हाइबर्ट का ताल्लुक क्रीमिया से था, लेकिन वो गए मगरबी जर्मनी थे। इमरान ने सोच सोच कर यही फैसला किया कि वो सिर्फ चक्कर देने के लिए मगरबी जर्मनी गए होंगे। मगरबी जर्मनी से वो क्रीमिया चले जाएंगे। जाबिर अली की बातों से एक और मसला भी वाज़े हो गया था कि वो हबशी सवाज़ो उनके हमरा नहीं गया, वो लोग इसे यहीं छोड़ गए हैं। अब उसी के ज़रिए उनका क्लू मिल सकता था। इमरान कार चलाता हुआ अल रज़ा कॉलोनी से वापस शहर के वस्ती चौक पर आया, जहाँ शहर में चलने वाली टैक्सियों का मेन दफ्तर था। यहाँ टैक्सियों के बारे में हर किस्म की मालूमात हासिल हो सकती थी। और फिर इत्तेफाक था कि जिसका नंबर MBT 786 था, वहीं दफ्तर में खड़ी मिल गई। उसका ड्राइवर दफ्तर में किसी काम से आया था। इमरान ने जब उससे पूछगिछ की तो उसने बताया कि उसने गैर मुल्की जोड़े को गुलशन कॉलोनी के चौक से सवार किया था। वो इसी चौक पर टैक्सी के इंतज़ार में खड़े हुए थे। इमरान उसका शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर आया और फिर उसने कार गुलशन कॉलोनी की तरफ मोड़ दी। अब तो ये बात वाज़े हो चुकी थी कि मुजरिमों की रहाइश का गुलशन कॉलोनी में थी। थोड़ी देर बाद वो गुलशन कॉलोनी के पहले चौक पर पहुंच गया। यहाँ एक कैफ़े और पेट्रोल पंप था। इमरान ने कार कैफ़े के बाहर रोकी और फिर उतरकर अंदर दाखिल हो गया। कैफ़े में चंद और आदमी बैठे हुए थे और एक नौजवान काउंटर पर खड़ा कागज़ पर किसी हिसाब किताब में मसरूफ़ था। इमरान सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जेब से एक कार्ड निकाला और नौजवान के सामने रख दिया। जी फरमाइए। नौजवान ने चौंक कर पहले इमरान की तरफ देखा और फिर कार्ड की तरफ। कार्ड सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ऑफिसर का था, इसीलिए नौजवान का चेहरा कार्ड देखते ही फौरन जर्द पड़ गया। जज फरमाइए, नौजवान ने हकलाते हुए लहजे में कहा। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की रहते हैं, जिनके साथ एक दियो हैकल हबशी भी रहता है। आप इस कोठी का नंबर बता दीजिए, इमरान ने कार्ड उठाते हुए नर्म लहजे में कहा। ओ, आप सवाजों के बारे में पूछ रहे हैं? वो कोठी नंबर 105 में रहता है। बड़ा गुस्सावर और खौफनाक आदमी है। एक बार उसने हमारे कैफ़े के बर्तन तोड़ दिए थे, जिस पर मैं अपने मालिक के साथ उसकी मालिका के पास क्लेम के लिए गया था, इसीलिए मुझे कोठी नंबर याद है, नौजवान ने तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई काम की बात बताई है, इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वापस मुड़ा। सुनिए, नौजवान ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। क्या बात है? इमरान ने मुड़कर कहा। शायद ये बात आपके काम की हो। इन गैर मुल्कियों में से एक नौजवान जिसका नाम ट्रैगा है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। उसने यहाँ से होटल कलोपत्रा में टेलीफोन करके मैनेजर से बात की थी। वो भी एक हबशी की बाबत मैनेजर से पूछ रहा था, जिसने शायद सवाजों के साथ लड़ाई की थी। जिस पर मैनेजर ने उसे बताया कि वो हबशी किसी प्रिंस ऑफ डम का साथी है और प्रिंस ऑफ डम किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। इस पर उसने ट्रैगा का शुक्रिया अदा किया और फिर वो टेलीफोन रखकर वापस चला गया। मैंने उसकी कार मुड़कर वापस कोठी की तरफ जाती हुई देखी थी, नौजवान ने कहा। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता कैफे से बाहर निकलता चला गया। बहरहाल उसने मादाम टेलर के अड्डे का पता चला लिया था और थोड़ी देर बाद उसने कोठी नंबर 105 को चेक कर लिया। उसने कार जरा फासले पर जाकर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो कोठी से मुल्हिका गली में घुसता चला गया। शाम का धुंधलका फैल चुका था, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो रात होने का इंतजार करता। इसीलिए वो कोठी की पुश्त पर आया और फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक रस्सी निकालकर और उसके सिरे पर लगे हुए सख्त प्लास्टिक के आंकड़े को लगाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया। आंकड़े की तेज नोकें किसी रहने में अटक गईं तो इमरान रस्सी की मदद से तेजी से दीवार चढ़ता चला गया। दीवार पर पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने अंदर नजरें दौड़ाईं। पुश्त की तरफ से कोई शख्स नजर न आया, ना ही वहाँ कुत्ते थे, इसीलिए इमरान इत्मीनान से अंदर कूद गया। उसने रस्सी को लपेट कर दोबारा जेब में डाला और फिर तेजी से चलता हुआ इमारत की पुश्त की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत 2 मंजिला थी और पिछली तरफ जितने भी खिड़कियां और रोशनदान थे, इन सब पर लोहे की मजबूत जालियां लगी हुई थी। इमरान तेजी से एक पाइप की तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे वो किसी बंदर की सी फुर्ती से पाइप पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। छत से सीढ़ियां नीचे जा रही थीं।
وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے پہنچا تو اس نے برآمدے میں 3 مسلح افراد کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ مشین گنے کاندھوں سے لٹکائے ایک دوسرے سے گپوں میں مصروف تھے۔ ان کی باتوں کی آواز سے ہی عمران ٹھٹکا تھا، ورنہ وہ شاید اسی طرح سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھا ان کے سامنے برآمدے میں پہنچ جاتا۔ جس جگہ عمران رکا تھا وہاں سے سیڑھیاں موڑ کاٹ کر نیچے جاتی تھیں۔ عمران نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا اور پھر اس نے کوٹ کی جیب میں رکھا ہوا سائلنسر نکال کر اسے تیزی سے ریوالور کی نال پر فٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہ آہستگی سے نیچے اترا۔ موڑ پر پہنچ کر وہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ اب وہ تینوں مسلح افراد سامنے تھے۔ اس کے قدموں کی آوازیں سنتے ہی تینوں بے اختیار اچھلے اور عمران کو دیکھتے ہی انہوں نے بڑی پھرتی سے کاندھوں سے مشین گنیں اتارنے کی کوشش کی، مگر عمران انہیں اتنا موقع کہاں دینے والا تھا۔ اس نے پھرتی سے 3 بار ٹریگر دبایا اور ٹھک ٹھک کی آوازیں ابھریں اور گولیاں ان تینوں کے دلوں میں سوراخ کرتی چلی گئیں اور وہ بیچارے چیخ مارنے کی حسرت دل میں لیے کٹے ہوئے شہتیروں کی طرح نیچے گرتے چلے گئے۔ عمران جپٹ کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا کیونکہ ان کے گرنے کی آوازوں سے اندر کے کمرے سے کسی کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک نوجوان غیر ملکی بھاگتا ہوا راہداری سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ ان تینوں کو فرش پر پڑا ہوا دیکھ کر وہ چونکا ہی تھا کہ عمران نے ستون کی آڑ سے ٹریگر دبا دیا اور وہ نوجوان گولی کھا کر لٹو کی طرح گھوما اور پھر دھڑام سے اپنے ساتھیوں سمیت فرش پر گر گیا۔ گولی اس کے بھی دل کو چھیدتی ہوئی گزر گئی اور عمران چند لمحے ستون کی آڑ میں رکا رہا۔ اسی لمحے اسے اندرونی کمرے سے آواز سنائی دی، ٹریگا کیا ہوا؟ یہ کن کے گرنے کی آوازیں ہیں؟ کوئی اندر سے چیخ کر پوچھ رہا تھا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ آواز سے ہی پہچان گیا تھا کہ بولنے والا وہی حبشی سوازو ہے۔ چونکہ اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی اسی لیے وہ بے بس پڑا ہوگا۔ عمران ستون کی آڑ سے نکل کر تیزی سے راہداری میں سے ہوتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں سے اسے سوازو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے اسے ایک بار پھر سوازو کی ٹانگیں کیوں نہ توڑنی پڑیں، وہ ان سے مادام ٹیلر اور ہائی برڈ کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر کے ہی واپس جائے گا۔ سوازو کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ مادام ٹیلر کے قریب رہتا تھا، اسی لیے اسے سب باتیں پوری طرح معلوم ہوں گی۔ وہ ایسی عورتوں کی نفسیات اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی عورتیں دیوہکل حبشیوں کو جب بطور محافظ رکھتی ہیں تو پھر وہ ان کا قرب حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ قدم بڑھاتا کچھ سوچتا ہوا کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کے خوبصورت سجے ہوئے انداز کے کمرے میں مادام ٹیلر اور ہائی برڈ بڑے مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاز سے اتر کر ہوٹل میں پہنچے تھے۔ یہاں آتے ہی مادام ٹیلر نے سب سے پہلے کرافگر کے انداز میں سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کرنے کی کوشش کی اور جب اس نے چیف کو تلاش کر لیا تو اس نے اسے اپنا ہوٹل کا نمبر بتا کر ٹیلی فون رکھ دیا کہ وہ ان سے اس نمبر پر بات کرے۔ اب وہ چیف کے ٹیلی فون کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مادام، یہ بات چیت تو تمہارے محل میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی تھی، ہائی برڈ نے مادام سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، وہ ملک ان کا ہے، وہ کسی بھی انداز میں ہم پر اثر انداز ہو سکتے تھے، یہاں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہاں ہم بڑے مطمئن انداز میں سودے بازی کر سکتے ہیں، مادام ٹیلر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ہائی برڈ کوئی بات کرتا، درمیان میں رکھی ہوئی میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے چپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام ٹیلر اسپیکنگ، مادام نے خشک اور کرخت لہجے میں کہا۔ میں چیف بول رہا ہوں مادام، آپ مغربی جرمنی پہنچ گئیں؟ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کرتے ہوئے کہا۔ یہاں میرا اڈا ہے چیف، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ہائی برڈ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور اس فائل کی فلم اس وقت میرے قبضے میں ہے، مادام نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ او مادام، کیا واقعی آپ اتنی جلدی کامیاب ہو گئی؟ چیف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہائی برڈ کے لیے یہ مشن بچوں کا کھیل تھا چیف، اس نے صرف 4 دن میں فلم حاصل کر لی ہے، مادام نے جواب دیا۔ او ویری گڈ مادام، ہائی برڈ واقعی عظیم ہے، اب فوراً ایکریمیا آ جائیں یا پھر میں آپ کے پاس اپنا آدمی بھیج دوں، چیف نے کہا۔ کس لیے آدمی بھیج رہے ہو؟ مادام نے کہا۔ او مادام، وہ فلم آپ نے ہمارے حوالے کرنی ہے، چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ تو آپ کے حوالے کرنی ہے، لیکن اس فلم کی اہمیت بے پناہ ہے۔ اگر میں یہ فلم روسیائی حکومت کے ہاتھوں بیچ دوں اور آپ کی رقم آپ کو واپس کر دوں تو کیسا رہے گا؟ مادام نے خشک لہجے میں کہا۔ او، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اس سلسلے میں پہلے بھی ہم سے حقیر رقم حاصل کر چکی ہیں، اب یہ فلم ہماری ملکیت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روسیہ حکومت کے لیے یہ فلم بیکار ہے، یہ فارمولہ ادھورا ہے، اس کا بقیہ حصہ ہمارے پاس ہے، چیف نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بات سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، روسیہ والے خود ہی باقی حصہ حاصل کر لیں گے، یہ ان کا درد سر ہے، وہ مجھے اس حصے کے لیے $2 کروڑ دینے پر تیار ہیں۔ بولو، مادام نے پہلے سے بھی زیادہ خشک لہجے میں کہا۔ او، یہ تو بے ایمانی اور بے اصولی ہے، ہائی برڈ کی شان میں یہ بات نہیں جاتی کہ اس طرح آپ ہمیں بلیک میل کریں، آپ یہ فلم فوری طور پر ہمارے حوالے کر دیں، چیف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔
सॉरी, फिर तुम होती हासिल करते फिरो, मैं रूसिया से सौदा कर लेती हूँ, बाकी रहे तुम्हारे वो चेक तो फिर वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। बात खत्म, तुम्हारी रकम तुम्हारे पास पहुँच गई, फिर तुम्हारा क्या क्लेम बाकी रह जाएगा, मादाम ने कहा। ठीक है मादाम, मैं हुकूमत से बातचीत करता हूँ, फिर जो वो फैसला करें। आप ऐसा करें कि एक्रीमिया आ जाएं, फिर वहाँ मजीद बातचीत हो जाएगी, चीफ ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। नहीं, सौदा यहीं होगा, रकम भी मुझे यहीं मिलनी चाहिए। मैं एक्रीमिया रकम हासिल करने के बाद आऊँगी, मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 6 घंटे का वक्त दे सकती हूँ। 6 घंटे के बाद मैं इसका सौदा रूसिया वालों से करके फिल्म उनके हवाले कर दूँगी, मादाम ने कहा। ओ मादाम, इतनी जल्दी बातचीत मुमकिन नहीं, आप कुछ वक्त दें, चीफ ने कहा। सॉरी, ये भी ज़्यादा वक्त है, और सुनो, अगर तुमने एजेंटों के ज़रिए कोई चक्कर चलाने की कोशिश की तो फिर ना सिर्फ तुम फिल्म से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे, बल्कि तुम्हारी रकम भी डूब जाएगी और साथ ही तुम्हारी नौकरी भी, समझे। 6 घंटे के अंदर मजीद $1 करोड़ का ड्राफ्ट यहाँ भिजवा दो, वरना, मादाम ने वरना के बाद का फिक्रा जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। मादाम, ये रकम बहुत ज़्यादा है। अच्छा ऐसा करें प्लीज़ कि मैं मजीद आपको $50 लाख दे सकता हूँ, मादाम प्लीज़, चीफ ने घबराए हुए लहजे में कहा। रकम तो कम है, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि पहला हक तुम्हारा है, इसीलिए मुझे ये सौदा मंजूर है। रकम भिजवा दो और फिल्म ले जाओ, और सुनो, उसी ग्राफिकर को भेजना, मादाम ने रजामंद होते हुए कहा। ठीक है मादाम, प्लीज़ आप कल तक इंतज़ार करें, कल 11 बजे ग्राफिकर आपके पास पहुंच जाएगा, मजीद $50 लाख का ड्राफ्ट लेकर। आप रकम लेकर फिल्म उसके हवाले कर दीजिएगा, चीफ ने कहा। चलो ठीक है, कल 11 बजे तक मैं मुंतज़िर रहूंगी, मादाम ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। वाकई तुम बिजनेस के मामलात में माहिर हो मादाम, $50 लाख मजीद ऐंठ लिए तुमने, हाई बर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इन हुकूमतों को नहीं जानते, अभी तो मजीद उनसे निकल आते, लेकिन एक मामूली से केस के लिए $1.5 करोड़ मेरे ख्याल में हासी माकूल रकम है, मादाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद मादाम ने रिसीवर उठाया और टिपिंग करके ऑपरेटर से राब्ता कायम किया। यस फरमाइए, दूसरी तरफ से होटल एक्सचेंज के ऑपरेटर ने मोदबाना लहजे में कहा। मुझे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में फ़ोन नंबर 764321 पर मिस्टर ट्रैगा या मिस्टर सवाजो से बात करनी है, मादाम ने ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा। उन्हें क्या बताया जाए कि कौन उनसे बात करना चाहता है, ऑपरेटर ने मोदबाना लहजे में सवाल करते हुए कहा। मादाम टेलर ने जवाब दिया। ओके मादाम, चंद लम्हों में राब्ता मिल जाएगा, ऑपरेटर ने कहा, और मादाम ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। सवाजों के लिए परेशानी है, हाई बर्ड ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे ये तुम्हारी आदत बुरी है कि तुम हासिल हो, मैं तो बस वहाँ के हालात मालूम करना चाहती हूँ, मादाम ने हंसते हुए कहा, और हाई बर्ड ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोश बैठा रहा। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और मादाम ने रिसीवर उठा लिया। यस मादाम, टेलर स्पीकिंग, मादाम ने कहा। मादाम मिस्टर सवाजो से बात कीजिए, वो लाइन पर हैं, ऑपरेटर ने जवाब दिया। ओके, बात कराइए, मादाम ने कहा, और सवाजों का नाम सुनते ही हाई बर्ड खामोशी से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ता चला गया। मादाम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर कंधे उचकाते हुए दोबारा फ़ोन की तरफ मतवज्जे हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।